अलामा मोहम्मद इकबाल एंड सर सैयद अहमद खान यहाँ इसमें आएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर मैं बात करूँ मुस्लिम नेशनलिज्म की, तो ये पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक भी है, ये पाकिस्तान अफेयर्स का टॉपिक भी है। इसमें है राइज ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म इन साउथ एशिया एंड पाकिस्तान मूवमेंट, राइज ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म इन साउथ एशिया एंड पाकिस्तान मूवमेंट, जिसमें द वेरी फर्स्ट वन वाज सर सैयद अहमद खान, उसका अलीगढ़ मूवमेंट। सर सैयद अहमद खान के पॉलिटिकल सर्विसेज, एजुकेशनल एंड रिलीजियस सर्विसेज ज़रूरी है। इसके साथ साथ सर सैयद अहमद खान के कुछ रिफॉर्म्स इन द शेप ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस लाइक मुरादाबाद स्कूल, साइंटिफिक सोसाइटी, अलीगढ़ स्कूल, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, रसालत तहजीबुल अखलाक, तफसीरुल कुरान, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम आज बात करेंगे, आज का टॉपिक है कायद आज़म के हवाले से। सो कायद आज़म की जो मुस्लिम नेशनलिज्म की जो स्पिरिट थी, वो स्टार्ट थी फ्रॉम द वेरी दिल्ली प्रपोजल, जो कि हिस्ट्री में हम करेंगे दिल्ली प्रपोजल। एंड फ्रॉम दिल्ली प्रपोजल देन नेहरू रिपोर्ट आया, नेहरू रिपोर्ट के पॉइंट्स 14 पॉइंट्स फिर कायद आज़म ने दिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात आपने लिखनी है। कायद आज़म इज अ प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, ये जरूर लिखना है। रोल ऑफ कायद आज़म ड्यूरिंग कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, ये भी लिखना है। द डे ऑफ डिलीवरेंस भी है। इसके साथ साथ कायद आज़म एंड लाहौर रेजोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कायद आज़म एंड लाहौर रेजोल्यूशन। फिर इसके साथ आ जाता है कायद आज़म एंड क्रिप्स मिशन, द रोल ऑफ कायद आज़म। फिर गांधी जिना टॉक्स 1944, गांधी जिना टॉक्स। कायद आज़म एंड इलेक्शन 1945 एंड 46, कायद आज़म एंड इंटरिम गवर्नमेंट एंड 3 जून प्लान 1947, देन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान 14 अगस्त 1947। तो अगर बात आ जाए मुस्लिम नेशनलिज्म इन सब कॉन्टिनेंट, तो कायद आज़म के ये सारे सर्विसेज आप लोगों ने लिखने हैं। आज के प्रेजेंटेशन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद वो प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, जो कायद आज़म के कंटेक्स्ट में वो बात उसी तरह हुई, प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट। फिर उसका रोल क्या है, his role in the beginning of political career 1905 to 12, his role as an ambassador of Hindu Muslim unity 1913 to 39, his role the founder of Pakistan 1940 to 47, and again the governor general of Pakistan 1947 to 48। दिन उसके बाद हमने कंक्लूजन की तरफ जाना है, दिन उसके बाद हमने कंक्लूजन की तरफ जाना है। सो अगर हम स्टार्ट करें the prevailing environment और एक मिनट, ये दूसरे आईडी से तो हमें नहीं है रीजॉइन। ठीक है, तो प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट से हम स्टार्ट लेंगे, फिर बिगिनिंग ऑफ पॉलिटिकल कैरियर, ठीक है। फिर उसके बाद हम द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान वो बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके साथ हम बात करेंगे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान के बाद गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। सो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं, जो कि हमारे पास इंट्रोडक्शन है। मोहम्मद अली जिन्ना लेड पाकिस्तान इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया एंड ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मोहम्मद अली जिन्ना के बेस पे तो पाकिस्तान बना। एंड मोहम्मद अली जिन्ना स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल करियर बाय जॉइनिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस। स्टार्ट में पॉलिटिकल करियर कायद आज़म का स्टार्ट हुआ था बाय जॉइनिंग कांग्रेस। उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को पहले ज्वाइन किया हुआ था, उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को पहले ज्वाइन किया हुआ था। अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस को कैसे ज्वाइन किया था दानिश, इंडियन नेशनल कांग्रेस को कैसे ज्वाइन किया था वो आपने समझना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस ही से तो उसका पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हो गया, उसका पॉलिटिकल करियर इंडियन नेशनल कांग्रेस से स्टार्ट हुआ। जब भी आप लोग सर्विसेज ऑफ कायद आज़म आप लोग पढ़ेंगे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ही उसका क्या है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस है। The very first point is Muhammad Ali Jinnah led Pakistan's independence from India and was its first governor general and president of Constituent Assembly। ये हिस्ट्री में आ गया।
दिन उसका करियर स्टार्ट हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 7 years later he joined इंडिया मुस्लिम लीग एज his passion was हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अगर हम बात करें कायद आजम की, तो कायद आजम चाहता था हिंदू मुस्लिम यूनिटी, इसलिए उसने स्टार्ट में कांग्रेस को ज्वाइन किया, फिर उसने उसके बाद मुस्लिम लीग की तरफ चले गए। तो उसका करियर स्टार्ट हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस से, और फिर उसके बाद आफ्टर 7 years उसने इंडिया मुस्लिम लीग एज अ ज्वाइन किया, बिकॉज वो बहुत ज्यादा पैशनेट टुवर्ड्स मुस्लिम एंड हिंदूज यूनिटी थे। He remained part of both the Lucknow Pact and was outcome of his effort to bring the two together। अगर हम बात करें from 1905, अगर हम बात करें मुस्लिम लीग जो उसने कांग्रेस ज्वाइन किया, फिर मुस्लिम लीग ज्वाइन किया, फिर उसके बाद हम बात करें लखनऊ पैक्ट की, तो ये कायद आजम की सर्विसेज की वजह से फॉर द फर्स्ट टाइम लखनऊ पैक्ट में दोनों जगहों पे, दोनों लखनऊ पैक्ट के जो पॉइंट्स थे दोनों, वो उसमें मुस्लिम्स एंड यूनिटी, मुस्लिम्स एंड हिंदूज की यूनिटी किसके बेस पे ही थी? इट वाज बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स। ही रिमेन्ड पार्ट ऑफ बोथ एंड लखनऊ पैक्ट, ही रिमेन्ड पार्ट ऑफ बोथ का मतलब है ही वाज द पार्ट ऑफ मुस्लिम लीग and he was also the part of Congress owing to his services, owing to his efforts। Lucknow Pact was the outcome of his efforts, और लखनऊ पैक्ट के बेस पे मुसलमान और हिंदू दोनों इकट्ठे होकर अपने मुतालबात सामने रखे। ये कायद आजम के एफर्ट्स की वजह से पहले कांग्रेस ज्वाइन किया, फिर मुस्लिम लीग ज्वाइन किया, फिर उन दोनों के स्ट्रगल, उन दोनों में स्ट्रगल की वजह से लखनऊ पैक्ट के बेस पे मुसलमान और हिंदू आपस में एक साथ मिले ताकि अपने मुतालबात सामने रखे। When Nehru report failed to incorporate Muslim interest, he came with his 14 points। अगर हम बात करें 1927 की नेहरू रिपोर्ट की, दिन 1928 में नेहरू रिपोर्ट के मुकाबले में उसके बरक्स 14 पॉइंट्स कायद आजम ने मुसलमानों के इंटरेस्ट के लिए दिए, बिकॉज नेहरू रिपोर्ट फेल्ड टू इनकॉर्पोरेट मुस्लिम इंटरेस्ट, देन ही केम आउट विद हिज 14 पॉइंट्स। अगर हम बात करें आफ्टर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ही बिकेम द चैंपियन ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज की कनिंगनेस की वजह से, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के फेलियर की वजह से, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो थी उसकी ब्रूटिलिटी की वजह से ही केम विद द चैंपियन ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म, जिसके बेस पे उसने मुसलमानों को सेपरेट राइट्स दिए और उन राइट्स के लिए कोशिश की इन द शेप ऑफ 1940 पाकिस्तान रेजोल्यूशन, इन द शेप ऑफ क्रिप्स मिशन, इन द शेप ऑफ वी कैन से 3rd जून प्लान और 1945 इलेक्शन एंड अगेन 1947 इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। He presided over the historic session of Muslim League in 1940, in which Pakistan resolution was passed. Within 7 years, Pakistan was created under the dynamic leadership of Qaid Azam। अगर हम बात करें पास पेपर में क्वेश्चन आया था कि फ्रॉम 1937 टू 1947 ये जो डिकेड रिडन स्ट्रगल ऑफ कायद आजम की बात करें तो आपने 1937, 1938, 1940, 1942 क्रिप्स मिशन, 1946, 1945-46, 1947 3rd जून प्लान एंड देन अगेन 1947, ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। इसमें डे ऑफ डिलीवरेंस भी मैंने नहीं बताया, वो भी आप लोगों ने लिखना था। तो ये एक पास पेपर का क्वेश्चन भी है कि कायद आजम की ये जो 10 सालों की जो मेहनत और स्ट्रगल थी उसका आप लोग एनालिसिस करें। सो विद इन 7 years पाकिस्तान वाज क्रिएटेड अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ कायद आजम। द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान दैट जिन्ना हैज एनविजन्ड केम टू बी ऑन अगस्त 14, 1947 एट द एंड, ये आप लिख सकते हैं। अभी ये आप लोग का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था रिलेटेड टू द सर्विसेज ऑफ कायद आजम। अभी अगर हम बात करें प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट एंड सब कॉन्टिनेंट, उस टाइम क्या क्या चल रहा था, अगर मैं बात करूं इन सारी चीजों का बेस क्या था, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, इन सारी चीजों का बेस क्या था, 2 नेशन थ्योरी। पाकिस्तान मूवमेंट वाज द प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट फॉर कायद आजम। कायद आजम का हर एक स्ट्रगल पाकिस्तान मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान का कायद आजम का हर एक स्ट्रगल 2 नेशन थ्योरी या आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। कायद आजम इनिशियली हिंदू मुस्लिम यूनिटी के पेशन में थे, लेकिन उसके बाद अगर मुस्लिम इंटरेस्ट सही नहीं आए और हिंदूज की जो
ब्रूटिलिटी थी, कनिंगनेस थी, उसने मुसलमानों को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। 10 सेपरेट स्टेट की स्ट्रगल कायद आज़म ने स्टार्ट की। So Pakistan movement was the prevailing environment for Qaid-e-Azam, and again it was a combination of two nation theory and ideology of Pakistan. अगर हम बात करें ideology of Pakistan या two nation theory of given by Qaid-e-Azam, अल्लामा इकबाल, तो ये भी एक क्वेश्चन पास पेपर में आया है कि आप अल्लामा इकबाल एंड कायद-ए-आज़म के टू नेशन थ्योरी पे आप लिखें। Although his passion was Hindu Muslim unity, उसके बेस पे तो उसने कांग्रेस पहले ज्वाइन किया था, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ मुस्लिम इंटरेस्ट, और मुस्लिम इंटरेस्ट को कभी भी वो खत्म डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, और मुस्लिम इंटरेस्ट ही के लिए खेल रहा था। और जब उसको ये फील हुआ कि जो हिंदूज है वो मुसलमानों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो उसी दौरान जो स्ट्रगल स्टार्ट हुई वो मुसलमानों के लिए सेपरेट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, ऑन द बेसिस ऑफ टू नेशन थ्योरी स्ट्रगल स्टार्ट हुई। His presidential address of 1940 was a handsome combination of both, जिसमें उसने बात की आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड टू नेशन थ्योरी की बात की। फर्दरमोर अगर हम बात करें, आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सर सैयद अहमद खान लेड द मुस्लिम हु वाज द पायनियर ऑफ टू नेशन थ्योरी। अभी मैंने आपको बात की मुस्लिम नेशनलिज्म की, सो मुस्लिम नेशनलिज्म में सर सैयद अहमद खान के सर्विसेज को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। एंड अगेन आप मुस्लिम नेशनलिज्म में कायद-ए-आज़म एंड अल्लामा इकबाल को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर मैं प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट का हेडिंग दे रहा हूँ, तो प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट में आप सर सैयद अहमद खान जरूर लिखोगे, अल्लामा मोहम्मद इकबाल जरूर लिखोगे, कायद-ए-आज़म जरूर लिखोगे। तो आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सर सैयद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी को प्रिवेल किया। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बेस पे उसने लीडरशिप का किरदार अदा किया, जिसने ज्यादा फोकस एजुकेशन को दिया। फिर after the departure of Qaid-e-Azam, after the departure of Sir Syed Ahmad Khan, Qaid-e-Azam provided leadership, who unlike Sir Syed Ahmad Khan believed in Hindu-Muslim unity. अगर हम बात करें जिस तरह सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को एजुकेशनल सर्विसेज दिए, बहुत सारे एफर्ट्स थे इन द शेप ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, इन द शेप ऑफ मुरादाबाद स्कूल, इन द शेप ऑफ अलीगढ़ कॉलेज, इन द शेप ऑफ कॉन्फ्रेंसेस, इन द शेप ऑफ लिटरेरी वर्क्स। फिर उसके बाद कायद-ए-आज़म ने एक लीडरशिप दिया, और वो लीडरशिप उसके जो रूट काज था वो फ्रॉम कांग्रेस देन टू 1947 इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। अगर हम बात करें कि आइडिया इसमें किसका था, सो आइडिया इसमें डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का था। आफ्टर हिज डिसअपॉइंटमेंट्स विद द एटीट्यूड ऑफ हिंदू लीडरशिप, ही वाज कन्विंस्ड ऑफ द आइडिया ऑफ अल्लामा इकबाल। उसके बाद उसी आइडिया को सामने रखकर कायद-ए-आज़म ने स्ट्रगल स्टार्ट किया। तो ये वो वाले प्रिवेलिंग मूवमेंट्स थे जो कि आप लोग कायद-ए-आज़म के नोट्स बनाने से पहले प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट या हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट आप दे सकते हैं सब कॉन्टिनेंट का, आप उसका इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं, और इंट्रोडक्शन के बाद आप बिगिनिंग ऑफ पॉलिटिकल करियर में आप लोग लिखे कायद-ए-आज़म स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल करियर बाय जॉइनिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1905। कायद-ए-आज़म स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल करियर by joining Indian National Congress in 1905. He was given a key position, secretary to the president, whose name was Dadabhai Naoroji. शाबाश, उसको secretary to the president, president का नाम था दादा भाई, उसका secretary बना। वो स्टार्ट में उसको बहुत अच्छी पोजीशन दी। In 1906 Muslim League was established by the Aligarh movement. अलीगढ़ के मूवमेंट के एफर्ट्स की वजह से, अलीगढ़ मूवमेंट की वजह से 1906 में क्या बना, मुस्लिम लीग। कायद-ए-आज़म was not amongst its founder and was little impressed to join it. लेकिन बाद में आफ्टर 7 years कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। मुस्लिम लीग was impressed by its leadership qualities in Congress. He was approached by the Muslim League to join it, which he declined due to loyalty ऑब्जेक्टिव। स्टार्ट में मुस्लिम लीग में उसको ऑफर दी गई, लेकिन कायद-ए-आज़म ने रिजेक्ट किया। द मुस्लिम लीग अमेंडेड इट्स ऑब्जेक्टिव, और जब लॉयल्टी नहीं थी, उसके ऑब्जेक्टिव में लॉयल्टी नहीं थी, तो मुस्लिम लीग ने अपने ऑब्जेक्टिव में अमेंडमेंट्स किए, और अमेंडमेंट्स के बाद कायद-ए-आज़म ने 1913 को कांग्रेस से रिजिग्नेशन ली। पहले वो चाहता था कि मुसलमानों को और हिंदूज को एक साथ लेके जाए,
चूंकि हिंदूज की एक्सप्लॉयटेशन नजर आ रही थी, हिंदूज की ब्रूटिलिटी नजर आ रही थी इन द शेप ऑफ डिफरेंट इवेंट्स, जो कि सिविल डिसोबीडियंस, या हम कह सकते हैं कि 1937 मिनिस्ट्रीज, तो इन सार या नेहरू रिपोर्ट, इन सारों में जब वो देखी गई एक्सप्लॉयटेशन, तो कायद आज़म ने मुसलमानों को अलग प्लेटफॉर्म मुस्लिम लीग के बेस पे एफर्ट्स दिए। ही वॉज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। पहले स्टार्ट में वो एम्बेसडर था, वो चाहता था कि मुसलमान और हिंदू यूनाइट हो। He wanted to materialize the expression of Hindu-Muslim unity. In 1914, he suggested that next annual meeting of Muslim League and Congress be held at one place, which was accepted. मुसलमानों की और कांग्रेस की, मुस्लिम्स लीग एंड कांग्रेस जो हिंदूज का जमात था, उनका एक मीटिंग एक ही जगह पे उसने सजेशन दी और फिर वो पास भी हुआ। The meeting were held in Mumbai at the different times. In 1915, he was more confident and suggested two things. अगर हम बात करें कि लखनऊ पे पहला मीटिंग 1915 में हुआ, the next meeting was held at one place, one time. A committee be constituted to work out a draft agreement. 1915 में हिंदू मुस्लिम यूनिटी में कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग का एक मीटिंग हुआ, एंड फिर अगेन दूसरा मीटिंग 1916 में हुआ, जिसको लखनऊ पैक्ट कहते हैं, और लखनऊ पैक्ट के आउटकम्स मुसलमानों के लिए ज्यादा थे। द आउटकम वाज लखनऊ पैक्ट एंड इट्स सोल पर्पस वाज सेल्फ रूल, जो कि मुसलमानों के फायदे में ज्यादा था। सो 1916 लखनऊ पैक्ट ये किसके बेस पे था? ये कायद आज़म के एफर्ट्स की वजह से हुआ, क्योंकि कायद आज़म जो थे वो एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी थे, और उसने 1913 में जब ज्वाइन किया, रिजाइन दिया कांग्रेस से और मुस्लिम लीग ज्वाइन किया, तो फिर यहाँ से उसने स्ट्रगल स्टार्ट की कि कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को एक ही प्लेटफॉर्म के बेस पे आके लेके जाए, जो कि रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं 1916 लखनऊ पैक्ट के बेस पे, जिसका मेन एजेंडा था सेल्फ रूल, और वो सेल्फ रूल मुसलमानों के फायदे में ज्यादा था। शाबाश। उसके बाद आप लोग लेके शाबाश। Through this pact, Indians wanted to get some share in British administrative setup. लखनऊ पैक्ट के जो फीचर्स है एंड लखनऊ पैक्ट के जो पॉइंट्स है वो आप लोगों ने याद करने हैं। और प्री पार्टीशन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो प्री पार्टीशन में ये बात ज़रूरी है कि लखनऊ पैक्ट आप लोगों को फिंगर टिप पे याद हो, फिंगर टिप पे लखनऊ पैक्ट आप लोगों को याद हो। चूंकि यहाँ पे कायद-ए-आज़म के एफर्ट्स की वजह से लखनऊ पैक्ट हुई, और लखनऊ पैक्ट में ये डिसाइड किया गया था कि इंडियंस वांटेड टू गेट सम शेयर इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। द कांग्रेस एक्सेप्टेड टू वाइटल डिमांड्स ऑफ मुस्लिम्स 1/3 1/3 रिप्रेजेंटेशन एंड सेपरेट इलेक्टोरेट। मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, 1/3 इलेक्टोरेट वो मांग रहे थे, तो यहाँ पे वो एक्सेप्ट किए गए 1916 में। द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन कंटिन्यूड आफ्टर द पैक्ट इन द इनिशियल डेज ऑफ खिलाफत मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये खिलाफत मूवमेंट तक ये कोऑपरेशन चलती रही, ये खिलाफत मूवमेंट तक कोऑपरेशन चलती रही, और फिर उसके बाद एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का टाइटल भी कायद-ए-आज़म को खिलाफत मूवमेंट से पहले दिया गया, AHMU, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। फिर अपोज टू गांधीज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट and his essentially Hindus approach to politics, Jinnah left the Congress in 1920. जब मुस्लिम लीग ज्वाइन किया, मुस्लिम लीग ज्वाइन करने के बाद वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक साथ लेके जा रहे थे, लेकिन गांधीज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और हिंदूज की जो अप्रोच टुवर्ड पॉलिटिक्स थी, उसके बेस पे मुसलमानों की पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। देन जिन्ना लेफ्ट द कांग्रेस इन 1920. He continued to be a firm believer in Hindu-Muslim unity and constitutional methods for the achievement of political ends. कायद-ए-आज़म एम्बेसडर ऑफ हिंदू-मुस्लिम यूनिटी थे, और उसने बहुत स्ट्रगल की दोनों की यूनिटी की, लेकिन पॉलिटिकल वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे में पॉलिटिकल राइट्स दोनों को दे रहे थे। चूंकि गांधीज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट
एंड कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशन मुस्लिम्स हो रही थी, तो फिर उसने विड्रॉ किया. आफ्टर हिज विड्रॉल फ्रॉम कांग्रेस ही यूज्ड मुस्लिम लीग प्लेटफॉर्म फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ हिज व्यूज, फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ हिज आइडियोलॉजी. फिर आगे जाए, इन द वेक ऑफ साइमन कमीशन 1927 Nehru report was finalized in which Muslims' interests were not taken care of. Muslims' interests were exploited. 1927 के बेस पे नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों की एक्सप्लॉयटेशन हुई और मुसलमानों को 1/3 मेजॉरिटी से रोका गया, और कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि कायदे आजम ने रिजेक्ट किए और अपने 14 पॉइंट्स भी दिए. कायदे आजम सजेस्टेड 3 अमेंडमेंट्स टू मेक इट एक्सेप्टेबल फॉर मुस्लिम्स. उसने ये कहा कि इन अमेंडमेंट्स को सामने रखे फिर हम नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट करेंगे, फिर हम साइमन कमीशन को एक्सेप्ट करेंगे, जिसमें द वेरी फर्स्ट पॉइंट वाज 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इंस्टेड ऑफ 1/4. कि 1/4 नेहरू ने दिया था, कायदे आजम 1/3 में इंटरेस्टेड थे. एंड अगेन रेजिडुअरी पावर्स टू बी वेस्टेड इन प्रोविंसेस. प्रोविंसेस को रेजिडुअरी पावर्स, रेजिडुअल पावर मस्ट देने चाहिए. एंड मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन पंजाब एंड बंगाल ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होनी चाहिए. पंजाब एंड बंगाल में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन अगर आप दे रहे हो तो वो सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन दो, जो कि 10 साल की पॉपुलेशन एवरेज उसने बताई. ये 3 पॉइंट्स कायदे आजम ने दिए कि इन 3 पॉइंट्स को आप अमेंड करें, देन वी विल एक्सेप्ट द प्रपोजल. लेकिन वो उसने नहीं किए. फिर कायदे आजम जाके कायदे आजम ने फिर अपने लेवल पे 14 पॉइंट्स दिए, क्योंकि द कमिटी डिड नॉट एक्सेप्ट कायदे आजम अमेंडमेंट्स. तो कायदे आजम वाज डिसअपॉइंटेड एंड हैड टू से इन द फ्रस्ट्रेशन दिस इज पार्टिंग ऑफ द वेज. दिस इज पार्टिंग ऑफ द वेज के बाद उसने 14 पॉइंट्स दिए. Ambassador of Hindu Muslim Unity में the committee did not accept Qaid-e-Azam amendments. The Qaid-e-Azam was disappointed and had to say in frustration, this is parting of the ways. The committee did not accept. क्योंकि Qaid-e-Azam ने तीनों पॉइंट्स को अमेंड करने की बात की लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुई, तो Qaid-e-Azam ने कहा this is parting of the ways. In 1929 Muslim League presented its demands in the shape of resolution which are popularly known as 14 points. 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया. 1927 में 1927 में साइमन कमीशन के बेस पे नेहरू का रिपोर्ट आया जिसमें अमेंडमेंट्स नहीं की गई. तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट, दिन 29 में कायदे आजम ने अपने 14 पॉइंट्स दिए. लेकिन उससे पहले उसने ये कहा था दिस इज पार्टिंग ऑफ द वेज, जिसमें वो 3 पॉइंट्स जो थे, पॉपुलेशन बेस्ड सीट्स देना, फिर उसके बाद वी कैन से वो 1/3 रिप्रेजेंटेशन देना, और 1/3 रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ प्रोविंसेस को रेजिडुअल पावर्स देना. ये तीनों एक्सेप्ट नहीं किए गए. तो 1929 में मुस्लिम लीग प्रेजेंटेड इट्स डिमांड्स इन द शेप ऑफ रेजोल्यूशन व्हिच आर पॉपुलरली नोन एज 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे-ए-आज़म, जो कि प्री पार्टीशन में एक अहम टॉपिक है. फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शुड बी फेडरल. कायदे-ए-आज़म का ये एक पॉइंट था कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शुड बी फेडरल. पहला पॉइंट ये था कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शुड बी फेडरल विद रेजिडुअरी पावर्स वेस्टेड इन प्रोविंसेस. फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसमें रेजिडुअल पावर प्रोविंसेस को देनी चाहिए. यूनिफॉर्म ऑटोनॉमी शैल बी ग्रांटेड टू ऑल प्रोविंसेस. द सेकंड पॉइंट, यूनिफॉर्म ऑटोनॉमी. And the third was adequate and effective representation should be given to minorities. Adequate and effective representation should be given to minorities of all provinces and all legislative and elected bodies without rendering a majority in any province. Future constitution federal होगा, residual power provinces को देंगे, यूनिफॉर्म ऑटोनॉमी आपने प्रोविंसेस को देनी है, एडिक्वेट एंड इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन माइनॉरिटीज को आपने देने हैं. इसके साथ साथ चौथा पॉइंट लेके 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर. पांचवा पॉइंट लेके रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनल ग्रुप्स थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट इन फेवर ऑफ जॉइंट इलेक्टोरेट. कम्युनल ग्रुप्स को आपने सेपरेट इलेक्टोरेट देनी है. पॉइंट नंबर 6 लेके एनी टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन that might any time be necessary should not affect the Muslim majority in Punjab, Bengal and NWFP. अगर
टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन पंजाब, बंगाल एंड एनडब्ल्यूपी के मेजॉरिटी को डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके साथ साथ full religion liberty should be guaranteed to all communities, religious liberty. And again, 8वां पॉइंट लिखो, no bill or resolution or any part thereof should be passed in any legislature or any elected body if 3/4 of member of any community in the particular body oppose such bill. अगर कोई भी 3/4 of the member of any community किसी बिल को अपोज करे, वो एक्सेप्ट नहीं होगा, वो पास ही नहीं होगा। एंड दैट पर्टिकुलर बॉडी अपोज सच बिल रेजोल्यूशन, फिर उसके बाद it would not be the part of legislature, it would be rejected because it would be injurious to the interest of that particular community if 3/4 of members of community are not agreed. So वो फिर आप एक्सेप्ट ही ना करें 3/4 मेंबर अगर एग्री नहीं है, क्योंकि अगर आप वो एक्सेप्ट कर रहे हो तो ये उस कम्युनिटी के इंटरेस्ट को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। शाबाश। पॉइंट नंबर 9 लेके, सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे, सिंध बिल्कुल मुंबई से अलग होना चाहिए। एंड रिफॉर्म शुड बी इंट्रोड्यूस इन द बलूचिस्तान एंड एनडब्ल्यूएफपी ऑन सेम फूटिंग्स एज इन अदर प्रोविंसेस, जिस तरह की दूसरे प्रोविंसेस में जिस सेम पैटर्न के रिफॉर्म्स हो रहे तो वो बलूचिस्तान एंड एनडब्ल्यूएफपी में होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 11 लेके, प्रोविजंस शुड बी मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन मुस्लिम्स एंड adequate share along with the Indians and all services of the states। जिस तरह मुस्लिम्स है कॉन्स्टिट्यूशन में सेम पैटर्न में इक्वलिटी बेस पे, जिस तरह हिंदूज को शेयर मिल रहा है, मुसलमानों को भी शेयर मिलना चाहिए, बोथ इन लोकल गवर्नमेंट एंड ऑल अदर सर्विसेज। लोकल गवर्नमेंट भी उनको शेयर दे और अदर सर्विसेज में उनको शेयर चाहिए। प्रोविजन शुड बी मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन मुस्लिम्स an adequate share along with other Indians and all services of the state and also in local government bodies। मुसलमानों को भी शेयर चाहिए institutions and local government में। पॉइंट नंबर 12 लेके, adequate safeguards of the protection of Muslim culture, religion, education and language। मुसलमानों के कल्चर, रिलीजन, एजुकेशन एंड लैंग्वेज को प्रोटेक्शन देना है। एंड 1/3 मुस्लिम, पॉइंट नंबर 13 लेके, 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल कैबिनेट, सेंट्रल में भी और प्रोविंशियल कैबिनेट्स में 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 14 इज, नो चेंज शुड बी मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय सेंट्रल लेजिस्लेचर एक्सेप्ट विद द कंकरेंस ऑफ फेडरल यूनिट्स। अगर फेडरल यूनिट्स की इंटरेस्ट सेम है विद द सेंट्रल लेजिस्लेशन, फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं। अगर फेडरल यूनिट की कंकरेंस नहीं है, उसमें सेम पेज पे दोनों नहीं है, नो चेंज शुड बी मेड इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन बाय सेंट्रल लेजिस्लेचर। इसके साथ अगर हम बात करें कायदे आज़म रिप्रेजेंटेड मुस्लिम इन वन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद 14 पॉइंट्स के बाद कायदे आज़म ने मुसलमानों को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, 31, 32 में भी उसकी क्या की रिप्रेजेंटेशन दी। वो एक उसके लीडर थे जो कि अल्लामा इकबाल के आइडियाज थे, जो कि प्रोसीड किए कायदे आज़म ने। एंड द पर्पस वाज टू सॉर्ट आउट हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस बट इट फेल्ड। अगर हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उसका मेन पर्पस था कि हिंदूज एंड मुस्लिम के बीच जितनी भी डिफरेंसेस है उन सारों को हम एड्रेस करें, लेकिन वो फेल हुआ, वो नहीं हुआ। द कायदे-ए-आज़म was disappointed with Indian politics due to divisions not only with Hindus but with Muslims also। कायदे आज़म ने जब ये सारे टेबल्स में जितने पॉइंट सामने रखे, 14 पॉइंट सामने रखे, नेहरू रिपोर्ट को देखा, उसके बाद हम बात कर सकते हैं सामन कमीशन के प्लेटफॉर्म को देखा, तो उसको पता चला कि ये यूनिटी नहीं हो सकती। कायदे आज़म was disappointed with the Indian politics due to divisions not only with Hindus but within Muslims also। कि वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम्स की डिवीजन नहीं कराता, बल्कि वो हिंदूज के बीच भी डिवीजन कराता और मुसलमानों को भी डिवाइड करने की कोशिश कर रहा था। He decided to settle in London and started legal practices। यहाँ वो डिसअपॉइंट होके उसने कोशिश की कि मैं अपने लीगल प्रैक्टिसेस लंदन में स्टार्ट करूं। He was approached by लियाकत अली खान personally and अल्लामा इकबाल through correspondence to come back and lead Muslims। जब उसने लीगल प्रैक्टिस स्टार्ट की, डिसअपॉइंट होके लीगल प्रैक्टिस स्टार्ट की, तो उसके बाद ये हुआ कि उसको लियाकत अली खान
एंड लियाकत अली खान के बाद अल्लामा इकबाल ने अप्रोच किया कि वो मुसलमानों को लीड करे. Due to his absence, the performance of Muslim League was pathetic in 1937 elections. Elections में उसकी गैर मौजूदगी की वजह से मुसलमानों की जो प्रोग्रेस थी वो अच्छी नहीं थी. He came back in 1937 and Qaid-e-Azam was used by Feroz Ahmad. 1937 में फिर फिरोज अहमद ने कायद-ए-आज़म को इसी प्लेटफॉर्म के लिए इस्तेमाल किया और उसको लीडरशिप दी. ड्यूरिंग द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, अगर हम बात करें कांग्रेस मिनिस्ट्रीज की 1937 की, फ्रॉम 1937 to 39 the Muslims were treated badly by Hindu rulers and when ministry resigned, जब 1939 में मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन दिया, कायद-ए-आज़म asked the Muslims to celebrate the day of deliverance. 22nd of December 1939 में कायद-ए-आज़म ने डे ऑफ डिलीवरेंस क्या किया, मुसलमानों को कहा कि अभी डे ऑफ डिलीवरेंस बनाए. दिस वाज टर्निंग पॉइंट ऑफ कायद-ए-आज़म एज ही डिसाइडेड नॉट टू ड्रीम अबाउट हिंदू मुस्लिम यूनिटी. यहाँ उसने बात की कि अभी हिंदू मुस्लिम यूनिटी पॉसिबल नहीं है, अभी मुसलमानों को एक सेपरेट स्टेट चाहिए जिसके लिए आप लोगों ने मुसलमानों ने स्ट्रगल करना है इन द लीडरशिप ऑफ अंडर द लीडरशिप ऑफ कायद-ए-आज़म. He presided over the historic annual meeting of Muslim League in which Pakistan resolution was passed. पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे ऑफ डिलीवरेंस के बाद एनुअल मीटिंग ऑफ मुस्लिम लीग में पास हुई. His presidential address in the blend of two nation theory and ideology of Pakistan, वो totally based the two nation theory and ideology of Pakistan and separate state for Muslim. He highlighted the differences on the basis of religion, politics, on the basis of culture, education. फिर टू नेशन थ्योरी को जस्टिफाई किया एंड इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम्स के लिए उसकी स्ट्रगल बढ़ गई. नाउ ही ऑर्गेनाइज्ड एंड मोबिलाइज्ड मुस्लिम्स फॉर द कॉज ऑफ पाकिस्तान. इन 1942 मिस्टर गांधी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट. इन 1942 मिस्टर गांधी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट. उसके रिस्पांस में कायद-ए-आज़म ने रिस्पांस किया कि डिवाइड एंड क्विट इंडिया मूवमेंट को रिस्पॉन्ड दिया डिवाइड एंड क्विट 1942 में. इन 1946 he accepted cabinet mission plan which was rejected by Congress and hence failed. 1946 में उसने कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट किया बट कांग्रेस के रिजेक्शन की वजह से वो भी फेल हुआ. In 1947 the Muslims not only got rid of British but also Hindu majority. 1947 में मुसलमानों ने सिर्फ ब्रिटिश की एक्सप्लॉयटेशन से नहीं बल्कि हिंदूज की एक्सप्लॉयटेशन से आज़ादी हासिल की. द कायद-ए-आज़म assumed the office of Governor General and President of the Constituent Assembly 1947 में. Governor General and President of Constituent Assembly. Pakistan was facing problems which were confronted under his leadership. क्योंकि इनिशियली एक नेवल स्टेट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, कायद-ए-आज़म ने उन सारे प्रॉब्लम को सामने रख के उसको एड्रेस करने की कोशिश की. It was unfortunate that he died within 1 year of Pakistan creation and it created leadership deficit at very outset. अगर हम बात करें 1948 में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे मुसलमानों को, एक नेवल स्टेट के लिए प्रॉब्लम्स थे, तो within 1 year अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हुई और फिर मुसलमानों को एक चीज़ की कमी सामने नजर आई, वो लीडरशिप डिफिसिट की, और वो लीडरशिप डिफिसिट की वजह से फिर सारी चीज़ें मुसलमानों की 1947-1948 से डिस्टर्ब होने शुरू हुई. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आप देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिले देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की डिले देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लीडरशिप वैक्यूम आया, लीडरशिप डिफिसिट की वजह से ये सारे इश्यूज आए. It is concluded that Qaid-e-Azam created Pakistan and stabilized it in the initial year. He started his career as champion of Indian nationalism, start में जो मैंने समझाया, and ended as the champion of Muslim nationalism. Champion of Indian nationalism से लेकर मुस्लिम नेशनलिज्म तक उसकी जर्नी थी, और उसने जितनी भी स्ट्रगल थे, फ्रॉम द वेरी दिल्ली प्रपोजल टू नेहरू रिपोर्ट, फ्रॉम द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू कनिंगनेस ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, फ्रॉम द क्रिप्स मिशन टू Jinnah Gandhi talks, from the Shimla conference to election of 1945, from the failure in 1937 election to success in 1945 election, to 3rd June plan
उसने पाकिस्तान को क्रिएट करने में, पाकिस्तान को बनाने में एक अहम रोल प्ले किया और उसके एफर्ट्स की वजह से पाकिस्तान बना. बट अनफॉर्चुनेटली he died immediately after Pakistan creation, otherwise he would laid solid basis of Pakistan और इनिशियली ये सारे इश्यूज ना होते. अभी अगर क्वेश्चन आ जाए टू नेशन थ्योरी पे या आइडियोलॉजी ऑफ कायदे-ए-आज़म पे, सेम पॉइंट्स लिखने हैं. क्योंकि अगर हम बात करें कायदे-ए-आज़म की, कायदे-ए-आज़म कहते हैं द मुस्लिम्स आर नॉट इन अ माइनॉरिटी, बाय डेफिनेशन दे आर वन कंट्री, बाय ऑल स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ वी आर वन कंट्री. और हिंदू मुस्लिम्स जो है वो सेम टाउन एंड विलेज में नहीं रह सकते. ये उसने बात की बाद में, जो कि टू नेशन थ्योरी या आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बेस पे थी. इनिशियली वो सपोर्ट कर रहे थे, बाद में उसने कहा कि इंडिया इज नीदर अ नेशन नॉर अ कंट्री, इट इज अ सब कॉन्टिनेंट ऑफ नेशंस एंड हिंदू एंड मुस्लिम्स आर टू मेजर नेशंस. हिंदू एंड मुस्लिम्स प्रैक्टिस टू डिस्टिंक्ट रिलीजन, each with its own philosophy, each with its own values, each with its own literary tradition. They are members of two distinct, they are the members of two distinct civilizations and they can't live together. So their perspective on the approach, उसने बात की Muslim and Hindus derive different inspiration with the different cultures and they need different nations. तो आपने टू नेशन थ्योरी के ये पॉइंट्स आपने इसमें ऐड करके कायदे-ए-आज़म की टू नेशन थ्योरी वाली पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो. फिर अगर हम करें आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की, तो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान अगर हम डे ऑफ डिलीवरेंस की बात करें, अगर हम ये हिंदूज की एक्सप्लॉयटेशन की बात करें, तो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1930 जो अल्लामा इकबाल ने एक ड्रीम दिया था उसको एक्सेप्ट करने के लिए कायदे-ए-आज़म ने बहुत सारे स्ट्रगल किए. अभी अगर क्वेश्चन आए आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, अगर क्वेश्चन आए कायदे-ए-आज़म की नेशनलिज्म, अगर क्वेश्चन आए कायदे-ए-आज़म की टू नेशन थ्योरी, ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं. लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन सारे कंटेंट को मोल्ड करना होगा. इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, एवोल्यूशन इज नॉट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, जो कि एक या दो पॉइंट हो सकते हैं. डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज, जो मैंने कहा, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, टू नेशन थ्योरी ऑफ पाकिस्तान एंड मुस्लिम नेशनलिज्म कायदे-ए-आज़म की. ये तीन क्वेश्चन आपके यहाँ से एड्रेस हुई. इसके साथ साथ मुस्लिम नेशनलिज्म पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक भी है, जिसमें हम अल्लामा इकबाल के स्ट्रगल एंड सर सैयद अहमद खान के स्ट्रगल इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे. यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं. जिस तरह के मैं डेली बेस पे कोई ना कोई क्वेश्चन देता हूँ, तो आज आप लोग लेके कायदे-ए-आज़म के हवाले से आज का क्वेश्चन लिख ले. शाबाश, असाइनमेंट क्वेश्चन है कायदे-ए-आज़म के हवाले से, और इस क्वेश्चन के आउटलाइन भी लिखने हैं. शाबाश, ये क्वेश्चन लिखे. क्वेश्चन अबाउट कायदे-ए-आज़म. शाबाश, कायदे-ए-आज़म नेशनलिज्म, ये क्वेश्चन आप लोग लेके और इसका असाइनमेंट कल तक कोशिश करें कि कवर हो. शाबाश. हाउ डिड कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लेके शाबाश, हाउ डिड कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना विजन, हाउ डिड कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना विजन, how did कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना vision of Muslim nationalism, how did कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना vision of Muslim nationalism in British evolve and what were its key principles in the creation of Pakistan? I repeat, how did Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah vision of Muslim nationalism in British evolve? How did Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah's vision of Muslim nationalism in British India evolve? And what were its key principles in the creation of Pakistan? And what were its key principles? And what were its key principles in the creation of पाकिस्तान? शाबाश, ये आप लोगों का असाइनमेंट है. नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोग कोशिश करें सबमिट करो. ठीक है. जिन स्टूडेंट्स ने क्लास नहीं ली है मैं अपलोड भी कर दूंगा और कोशिश करें टाइमली आप लोग क्लास लें. ठीक है.